नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ी थी, ये उसी के सीरीज में सेकंड वीडियो है। ये आपके कंपनी लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ ये आपके बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम और इसके अलावा आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड मेनी अदर्स जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें ये जरूरी है। तो चलिए करते हैं डिस्कस, क्या है ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो जैसा हम नाम से समझ पा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करने की, व्हाट एक्चुअली दिस सेल्स ऑफ गुड एक्ट इज ऑल अबाउट, है क्या ये। तो बेसिकली आपको एक चीज समझनी होगी कि ये हमारे मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट हमारे मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है। और अब सवाल आएगा कि मर्केंटाइल लॉ क्या होते हैं। जो कि हमारे भारत में मर्केंटाइल लॉ बनाए जाते हैं, तो ये मर्केंटाइल लॉ है क्या। So basically these are the laws that govern and regulate trade and commerce। मतलब कि ऐसे सारे लॉ जो कि आपकी ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट या गवर्न करते हैं, वो आपके मर्केंटाइल लॉ कहलाते हैं। इसके साथ साथ these law deals with the rights and obligations of the party to a mercantile agreement। मतलब कि ये लेट सपोज एक हमारी ये मैम है और एक हमारे यहाँ पे एक और मैम हो जाएंगी, और इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इनकी जो राइट्स और इनके जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनको भी डील हमारा मर्केंटाइल लॉ करता है। एंड सेल्स ऑफ गुड एक्ट इज वन ऑफ दैट लॉ। बट अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस टर्म को क्लियर करते हैं, व्हाट दिस सेल्स ऑफ गुड एक्ट इज ऑल अबाउट। So as we can see, they are talking about sales of goods। इसका मतलब अगर किसी भी चीज की खरीद या बेच हो रही है, या फिर बेसिकली तो किसी सामान को बेचने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, वो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आता है। तो क्या समझा हमने, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारे उन लॉ, उन रूल्स की बात करता है जो आपके ऊपर लागू तब होते हैं जब आप किसी सामान को बाजार में जाके या फिर कहीं पर भी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो चलिए करते हैं अब इसको डिटेल में स्टडी। द हिस्ट्री ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 which state that Indian Sales of Goods Act 1930 is a mercantile law which come into existence on 1 जुलाई 1930। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मार्क करके रखेंगे। ड्यूरिंग दी ब्रिटिश राज, तो ब्रिटिश राज के दौरान आप देख पा रहे हैं मिस्टर जो भी है XYZ, तो ब्रिटिश राज के दौरान आपका 1 जुलाई 1930 को आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पास हुआ था। इट प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द टाइटल व्हिच इज द ओनरशिप टाइटल इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ कंसिडरेशन। बहुत साफ भाषा में और बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपको क्या बताता है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर के बीच में है। मतलब एक खरीदार और जो बेचने वाला है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो अपने सामान को या तो ट्रांसफर कर देता है या उसको ट्रांसफर करने के लिए एक एग्रीमेंट के लिए, मतलब एग्रीमेंट बना लेता है या तैयार हो जाता है कि मैं अपना सामान आपको बेच दूंगा इन दी रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, कि मतलब बदले में भी मुझे कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे 2 किलो टमाटर चाहिए, तो अब टमाटर लेट सपोज सब्जी वाले के पास थे, तो वो जो टमाटर है उसकी ऑनरशिप किसके पास थी, सब्जी वाले के पास। नाउ आई वांट टू टेक देम। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, मैं सब्जी वाले से टमाटर की ऑनरशिप अपने पास ले रही हूँ और बदले में मैं उसे लेट सपोज 50 रुपीज दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके अंदर ये हमारी सेल्स कंसीडर कर ली जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप भी हुआ और साथ साथ बदले में कुछ कंसिडरेशन भी दी गई। इसके अलावा ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, वैसे तो अब सारे भारत में एप्लीकेबल है। अर्लियर इट वाज नॉट एप्लीकेबल इन द जम्मू एंड कश्मीर एरिया, बट राइट नाउ इट इज prevalent in all the you can say in all over the nation।
फर्दर इंडियन मर्केंटाइल लॉज, जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी सामान से रिलेटेड या जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड लॉ है वो सारे मर्केंटाइल लॉ के अंदर आते हैं। उसमें कुछ कुछ और एक्ट भी हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गई, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट विच वी आर स्टडिंग, पार्टनरशिप एक्ट है आपकी, कंपनीज एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, एंड एक्सेट्रा। बहुत सी और भी एक्ट्स आपके मर्केंटाइल लॉज के अंदर आती है। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो कि आपके इस एक्ट के अंदर है, जिसमें पहला आता है बायर और दूसरा आता है सेलर। हम जानते हैं कि कभी भी कोई सेलिंग की एक्टिविटी होती है या कभी भी कोई परचेज या सेल होती है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है या जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं वो आपका बायर और सेलर ही होगा। और जैसा कि हमने पिछले एक्ट में भी डिस्कस किया था कि सेक्शन 2 ऑफ एवरी एक्ट डिफाइंस द टर्म्स और द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट। सो सेक्शन 2 में आपकी सारी डेफिनेशंस होती है। तो बायर क्या है, कौन है बायर? तो कहते हैं एनी पर्सन who either purchase और agree to purchase, मतलब या तो जिसने खरीद लिया है सामान या खरीदने के लिए तैयार हो गया है certain products, कुछ सामान को, the buyers appears as one of the party in the contract of sale, तो उसको हम बायर कहेंगे। क्या बताया, कौन है बायर? जो सामान को खरीदे या खरीदने के लिए तैयार हो जाए उसको हम बायर कहते हैं। सेक्शन 213 में सेलर की क्या डेफिनेशन दी हुई है कि अ पर्सन हु आइदर सेल और एग्रीज टू सेल अ सर्टेन प्रोडक्ट, कि या तो वो सामान को बेच दे या बेचने के लिए तैयार हो जाए, तो उसको हम सेलर बोलेंगे। एंड बाय कंबाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ अ बायर एंड अ सेलर वी कैन कंक्लूड that it is not mandatory to transfer the goods to be deemed as a buyer or a seller। इसका मतलब आपको अपना सामान देने की ही जरूरत नहीं है बायर और सेलर बनने के लिए। बकायदा बजाय उसके आप अगर एग्री भी हैं या आपने प्रॉमिस भी कर दिया है कि आप अपना सामान देंगे या बेचेंगे या खरीदेंगे, तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर बायर और सेलर बन गए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब लेट सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि मैं अपना ब्लैक हॉर्स आपको 2 दिन बाद दे दूंगी। I haven't given to you. You said okay, 5,000 rupees I will give to you and then we will I will purchase that particular horse। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे आप 2 दिन बाद आइएगा, 5,000 रुपए दे दीजिएगा और मैं आपको अपना घोड़ा दे दूंगी। So what is this? तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। और अब मैं सेलर बन गई और वो बायर। बेशक हमारी अभी जो हमारी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल जो घोड़ा है वो अभी तक मेरे पास ही है, लेकिन मैं एग्री हो गई हूँ उसको देने के लिए, उसी मोमेंट पे मैं सेलर बन गई और वो बायर, और हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आ गए। नेक्स्ट, व्हाट इज गुड्स? देखिए सेल्स ऑफ गुड्स है, हमने सेलर बायर तो पढ़ा, अब हम तीसरी टर्म पे आए विच इज द गुड्स। व्हाट इज दिस गुड? So as per section 2 subsection 7 they said the goods are any merchandise or position, कि ये कुछ भी आपका लेट सपोज आपके ऊपर जो आपने उसके ऊपर पोजीशन रखा हुआ है, तो इट कुड बी एनी पोजीशन which includes what? The movable property। इसका मतलब क्योंकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो मैं आपको बता दूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट आती है, शायद 1857 की है वो, 1872 है सॉरी। सो जो भी है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल है तो वो आपकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है जिसको आपको बिल्कुल एकदम रेड अलर्ट की तरह लिख लेना है कि सारी मूवेबल प्रॉपर्टी तो आपकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आती है, लेकिन ये दो चीजें उसमें नहीं आती। एक है मनी और दूसरा है एक्शनेबल क्लेम्स। ये आपके एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? जैसे बिल्स रिसीवेबल वगैरह हो गए, ये आपके एक्शनेबल क्लेम्स है। तो क्या कहा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये जो गुड्स है इसका मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन पैसा इसमें नहीं आएगा, एक्शनेबल क्लेम्स इसमें नहीं आएंगे। तो और क्या आएगा? इसमें आएगा स्टॉक एंड शेयर, इसमें आएगी ग्रोइंग क्रॉप्स। आपके ऊपर डेफिनेशन का मैं बता रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड कि ये बहुत बार यूजीसी नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है। ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर, द थिंग्स दैट आर अटैच्ड टू द लैंड, वो सारी चीजें जो अटैच है लैंड से बट आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर द सेल, सर्व्ड बिफोर द सेल। फॉर एग्जाम्पल दे आर गिविंग वन एग्जाम्पल कि अगर रिजॉर्ट ऑफर करता है सम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अलोंग विद लॉजिंग, लेट्स सपोज वो लॉज तो दे ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो वहीं पे थे उन्हें भी ऑफर कर रहे हैं और कस्टमर उनको लेना नहीं चाह रहा,
तो उस पर रिबेट नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि वो तो कॉम्प्लीमेंट्री थे, वो तो सेल का पार्ट ही नहीं थे। जो उसमें लेट्स सपोज कुछ फल फ्रूट उग गए हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिजॉर्ट विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो कहते हैं द थिंग्स दैट आर अटैच्ड टू द लैंड बट आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर द सेल। ठीक है। और कंक्लूजन में अगर हम कहना चाहें तो ऐसे गुड्स जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन जो दो चीजें इसमें नहीं आती वो आपका एक तो मनी है और दूसरा आपका एक्शनेबल क्लेम है। इसके अलावा गुड्स के बहुत से अदर टाइप्स हैं जिन्हें हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव सॉरी जिसमें आपके असर्टेन्ड गुड होते हैं, अनअसर्टेन्ड गुड होते हैं, स्पेसिफिक गुड होते हैं, फ्यूचर गुड होते हैं, कंटिजेंट गुड होते हैं, वो सब अब देखने वाले हैं। So before that, let's study one important thing that originally the law of sales of goods act or movable was contained in the chapter 7 of the Indian Contract Act। इसका मतलब 1872, इसका मतलब 1930 में ये एक्ट बनने से पहले ये जो इसके लॉज हैं जो गुड्स और मूवेबल प्रॉपर्टी से जो ये रिलेटेड है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 1872 की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर थे। लेकिन बाद में वहां से ये सारे जो लॉ है चैप्टर 7 को वहां से रिपील किया गया इन लॉज को, और इनको 1930 में जब नई एक्ट बनी तो उसमें इनको इम्प्लीमेंट या री इनैक्ट किया गया। और उसके अलावा भी इसमें बहुत सी अमेंडमेंट अडेप्टेशन हुई हैं। और अब जो आपके पास है लेटेस्ट जो है वो है आपके पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट विच इज द 1993 द रीसेंट अमेंडमेंट एक्ट। ये थोड़ा सा you can say the important factor, you can note it down. Now my dear friends, let's study the types of goods। जैसे कि मैंने बताया कि देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपकी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सेलर कौन है, आपको पता है जो सामान देने के लिए या जिसने सामान बेचा हो उसको हम सेलर कहते हैं। और बायर दूसरा टर्म, जिसका मतलब जो बायर कौन है, जो सामान खरीदने के लिए तैयार हो या सामान खरीद लिया हो वो बायर है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है आपका जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गुड, कि इसमें जो गुड्स की बात हो रही है वो गुड्स कौन से हैं। तो हमने देखा कि इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो गुड्स हैं उनकी डेफिनेशन है कि ये सारे मूवेबल गुड्स ही होने चाहिए। इसके साथ साथ मूवेबल गुड्स के साथ साथ उसमें क्या चीज नहीं हो सकती, वो आपकी केवल एक मनी है। मतलब इस गुड्स में क्या चीज नहीं होगी, एक तो होगी आपकी मनी और दूसरा आपके होंगे वो एक्शनेबल क्लेम्स जिसको हम बिल्स रिसीवेबल और पेबल्स ये सब बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें गुड्स के अंदर नहीं आएंगी। अब गुड्स के बहुत से और भी टाइप हैं, इनको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि एक्ट हमें थोड़ी और बेहतर समझ में आए। तो यहाँ कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स दे रखे हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट तो एग्जिस्टिंग, दूसरा आपका फ्यूचर गुड, तीसरा आपका कंटिजेंट गुड है जो आपकी मेजर इसमें बाइफर्केशन होती है गुड्स की। एग्जिस्टिंग गुड का मतलब क्या हो गया, ऐसे गुड्स जो कि अभी फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला इन्होंने, इफ द गुड्स एग्जिस्ट फिजिकली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेलर इज इन लीगल पोजिशन ऑफ द गुड्स। इसका मतलब कि जो सामान बेचने के लिए हम मतलब लेट सपोज अभी मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया कि आई एम रेडी टू सेल माई फोन टू यू, तो ऑफ कोर्स जिस फोन की मैं बात कर रही हूँ वो मेरे हाथ में है तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। इसके साथ साथ सेलर का लीगल पोजीशन भी उस गुड्स पे होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास इसका बिल है, मेरे पास पेमेंट रिसीट है तो मेरे पास सब कुछ है, तो इसका मतलब मेरे पास इसकी लीगल पोजीशन भी है। तो देन these goods that particular phone is known as existing good। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुड बोलेंगे। समझ में आया होगा। एग्जिस्टिंग गुड वो गुड है जो कि फिजिकली उस समय जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल और परचेज का वो वहां प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है, और इसके साथ साथ उसकी लीगल पोजीशन भी सेलर के पास होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें इसी एग्जिस्टिंग गुड्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका आता है स्पेसिफिक गुड, दूसरा आपका आता है असर्टेन्ड गुड, और तीसरा आपका आता है अनअसर्टेन्ड गुड। इतनी आसान भाषा में समझाऊंगी कि बड़ा क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। सबसे पहले समझते हैं स्पेसिफिक गुड क्या है। स्पेसिफिक गुड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे सब कुछ दिख रहा है लेकिन मुझे पेन पसंद आया इन सर का, तो मैंने कहा सर मुझे ना आपका ये पर्टिकुलर पेन ही चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। देन ही सेड ओके मैम ले लीजिए। तो दिस इज व्हाट द दिस इज नोन एज स्पेसिफिक गुड, दिस वुड बी नोन एज स्पेसिफिक गुड। तो ये हमारा स्पेसिफिक गुड हो जाएगा। इसके साथ साथ
असर्टेन्ड गुड कौन से होते हैं? असर्टेन्ड गुड्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बहुत सारे पेजेस दिख रहे हैं, बहुत सारे पेजेस हैं विच आई कैन सी फ्रॉम माई आईज, तो मैंने कह दिया आप इनको, मुझे ये जो पर्टिकुलर बंडल है ये आप मुझे दे दीजिए, या ऐसे लेट सपोज ऑफ कोर्स ये पूरा बंडल का बंडल मैंने कह दिया ये मुझे आप दे दीजिए, जिसमें आप अलग से कुछ पहचान नहीं कर पा रहे कि ये पेज में, ऊपर वाले पेज में, नीचे वाले पेज में क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पे बहुत सारे पेजेस ऐसे ही पड़े हुए हैं, बट एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कि ग्रुप ऑफ बंच मेरे सामने, आंखों के सामने है, तो आई एम टेलिंग यू कि ये असर्टेन गुड्स है, तो प्लीज ये मुझे दे दीजिए। अब तीसरी सिचुएशन एनालाइज करिए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेपर्स पड़े, बहुत सारे बंडल पड़े, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सारे में वो बंडल्स बंडल्स पड़े हुए हैं, व्हाइट व्हाइट बंडल्स। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा देना है, हालांकि सब मेरे सामने प्रेजेंट है, देखिए सब एग्जिस्टिंग गुड का ही पार्ट है, सब मुझे दिख रहे हैं, बट मैं इसमें असरटेन नहीं कर पा रही कि कौन सा वाला देना है। तो मैंने कहते मुझे कोई एक बंडल दे देना, जो मन करे वो दे दो। तो अब ये कौन से हो गए? ये आपके हो गए अनअसर्टेन्ड गुड्स, जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रही कि कौन से वाले, बट आप दे देना। असर्टेन कौन से थे कि आउट ऑफ ऑल दिस मैंने क्लस्टर को पहचाना कि मुझे ये वाला क्लस्टर चाहिए, और स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर मुझे यही चाहिए जो आपके सामने दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम specific goods. I hope it's clear now. Moving forward to the future goods, as the name suggests, this would be the future. It means, as per section 2 of subsection 6, they said that the goods which do not exist at the time of contract, for example, अभी तो बने ही नहीं है, but are supposed to be produced, acquired, or manufactured by the sellers are called future goods. फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? जो इस समय तो अभी नहीं बने, या इस समय तो अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुए या प्रोड्यूस नहीं हुए, लेकिन एक जो आपने डिफाइन समय दिया हुआ है उस समय तक वो बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी चेयर्स बेची और बी ने बोला मुझे 300 चेयर्स चाहिए। कितनी चाहिए? 300 ऑफ अ स्पेसिफिक डिजाइन। लेट सपोज एक कोई मारवाड़ी डिजाइन था कि मुझे उसमें प्रिंट में ऐसी चेयर्स चाहिए 300, which A agree to manufacture at the future date. Of course वो 300 चेयर तो एक साथ बना के रखेगा नहीं, लेकिन क्योंकि अब ऑर्डर मिला है, अब टेंडर मिला है, तो वो 300 चेयर्स बनाएगा। And these are the goods, or these that chairs are the goods which are also known as future goods. क्यों? क्योंकि वो अभी बने नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि at specific date they would be constructed, manufactured at some time or at particular date. This is known as future goods. एक अनदर टाइप ऑफ गुड्स है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कंटिंजेंट गुड क्या होता है, व्हाट इज दिस कंटिंजेंट गुड। सम पीपल आर कंफ्यूज्ड विद फ्यूचर गुड एंड कंटिंजेंट गुड, कहते दोनों वही तो है कि जो फ्यूचर की बात करें, बट माय फ्रेंड्स यहाँ एक छोटा सा लॉजिक और काम करता है। So what is that contingent good is all about? So section 6 subsection 2 said of the Sales of Goods Act that a contingent good is a kind of future goods. इसका मतलब क्या हुआ कि वो future good का ही टाइप है, लेकिन it is dependent on the happening or the absence of a certain condition. इसका मतलब कि ये फ्यूचर गुड तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे कि वो गुड्स फ्यूचर में बनेंगे या नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स हैज एग्रीड टू सेल 100 मैंगोज फ्रॉम हिज फार्म टू वाई, कि उसने 100 आम बेचने की बात की एक्स ने वाई को एक फ्यूचर डेट पे, लेकिन उसने एक चीज बहुत क्लियर कर दी कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, बट दिस सेल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट whether the trees in the X farms give a yield of 100 mangoes by the date of the contract. उसने कहा मैं 100 मैंगो दे तो दूंगा, लेकिन तभी दे सकता हूं जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान ना आए, या मेरी फसल ना खराब हो जाए, या मेरे ट्री सच में 100 मैंगोज उगा पाए, तभी मैं आपको दे पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर की तो बात हुई, ऑफ कोर्स अभी तो मैंगो नहीं है, आएंगे तो वो गर्मियों में, लेकिन इसके साथ साथ उस पर कंडीशन भी आ गई कि वो अगर पेड़ों ने इतने आम दिए तभी मैं आपको दे पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं दे सकता। तो दिस इज नोन एज कंटिंजेंट गुड्स। आई बिलीव इट्स क्लियर नाउ। Moving forward to a very you can say important thing of the Sales of Goods Act, because हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसका केस पढ़ के हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है that what kind of cases are arising in India with that particular things. So एक केस है आपका
मिस्टर मुनाश एयरकॉन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विजन कंट्रोल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, जो प्लांटिफ हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने सू किया रिकवरी के लिए, वो भी कितना, 8,15,262 रुपए फॉर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। और जो डिफेंडेंट थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हमने तो एडवांस पेमेंट कर दी। मतलब कि डिफेंडेंट जो है, एक डिफेंडेंट होता है, एक प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ इज द पर्सन जो कि कर रहा है, फाइल कर रहा है, स्यू कर रहा है जो कि। तो प्लेंटिफ ने बोला कि भैया मिस्टर डिफेंडेंट, आपने, हम कोर्ट जा रहे हैं, हमने कोर्ट में सू कर दिया है कि आप हमारे 8,15,262 रुपए हमें देंगे, जो कि आपके आउटस्टैंडिंग ड्यू है। डिफेंडेंट ने कहा सॉरी हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर रखी है। अब केस कोर्ट में गया, कोर्ट में डिस्कशन हुआ और इश्यूज के ऊपर चर्चा हुई। इशू क्या था कि क्या सच में प्लांटिफ इंटाइटल्ड है 8,15,262 के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या उठा कि क्या प्लेंटिफ को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो किस रेट पे और कितने पीरियड के लिए मिलना चाहिए। तीसरी इशू आया, whether the goods supplied by the जो plaintiff है to the defendant against which amount claimed is which amount is claimed were defective। इसका मतलब कि क्या अमाउंट उस समय क्लेम किया गया था और क्या ये क्लेम कर रहे हैं, क्या उतना ही मिलना चाहिए या नहीं, इतना मैं देख। तो क्या रिजल्ट्स आए जब ये कोर्ट के पास गया, तो इसके ऊपर पूरी चर्चाएं हुई और फिर सामने आया कि जो डिफेंडेंट है उसने कोई एडवांस पेमेंट कर रखी थी, इनवॉइस नंबर ये जीएसटी 149 17 18 का कोई जीएसटी नंबर बना के कर दी। लेकिन अमेजिंग चीज क्या है, इनवॉइस तो काटा गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई। इसका मतलब इनवॉइस बना दिया गया बट no payment against this particular thing was made by the defendant। तो मतलब कोई पेमेंट नहीं हुई। इसका मतलब क्या क्लियर हो गया, पहली चीज तो कि अब आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। बट क्वेश्चन क्या था, चलिए ठीक है पैसे देने पड़ेंगे, समझ में आ गया। क्वेश्चन था कि प्लेंटिफ ने बोला मुझे 24% के एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो बन रही है मुझे वो चाहिए। लेकिन उसकी गलती क्या हुई, उसने कह तो दिया लेकिन उसने कहीं रिकॉर्ड नहीं बना रखा था कोई कंडीशन का। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि अगर ए पार्टी आपको पेमेंट नहीं करेगी फॉर पर्टिकुलर गुड्स तो आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट से मुझे मेरा पैसा वापस देना पड़ेगा। ऐसा कोई रिकॉर्ड, कोई ट्रांजेक्शन का मतलब कोई एग्रीमेंट का रिकॉर्ड वहां पर नहीं। अब क्योंकि रिकॉर्ड नहीं था तो आपके 24% थोड़ी माने जाएंगे। आप तो ऐसे 40% कह दो कि मुझे 40% का इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या दे देंगे? जवाब है नहीं, बशर्ते ही आपके एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग तो बिल्कुल उसे एक लिखित तौर पर बिल्कुल ले लीजिए कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दैट पर्टिकुलर थिंग वुड गोइंग टू बी द द कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब ये आपके फिर दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर आपने अपनी पेमेंट या फिर ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की, तो ये सब हो सकता है। दीज आर द कंसिक्वेंसेस व्हिच यू हैव टू फेस। तो वो चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए एग्रीमेंट में। यदि ऐसा नहीं होता तो देखिए इस तरह का केस बनता है। तो उन्होंने 24% मांगे लेकिन कहीं कोई रिकॉर्ड, कोई टर्म एंड कंडीशन की कोई एग्रीमेंट ऐसी बनाई नहीं थी। तो फिर बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 61 सेक्शन 2 सब क्लॉज ए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ये फैसला हुआ कि उसको पेमेंट तो मिलेगी लेकिन जो इंटरेस्ट मिलेगा वो केवल जो रीजनेबल इंटरेस्ट है दैट इज 12% पर एनम ही मिलेगा। आई होप यू एंजॉयड दिस एक्ट कि कैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट काम करती है, कहां कहां इसकी जरूरत है, किस तरह से हमें समझने की, मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।